का संग्राम लड़ा गया तो उसके दो बुनियादी लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य कि भारत को आजाद करवाया जाए और दूसरा कि भारत को एक लोकतांत्रिक रूप के देश के रूप में परिवर्तित करके लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उनके स्वरूप उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और जब आजादी की उस लौ को जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उस ऊर्जा को समर्पित किया, उस ऊर्जा को मोड़ा, जो संविधान की परिवेचना में उन्होंने दो अहम बातें कही। सबसे पहले कि भारत एक माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले जो संविधान निर्माता थे, आपके सदस्यों को बैठे सुने आपको। कोई बात नहीं, सभी सुनेंगे। अध्यक्ष जी, तो संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की परिवेचना में यह सुनिश्चित किया कि भारत एक संप्रभुता और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पे गठित किया जाएगा। और जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ तो उस परिवेचना में दो और शब्द जोड़े गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। और उस स्वरूप में आज वर्ष 2025 में भारत का जो गणतंत्र है, गणराज्य है, ये उस स्वरूप में गठित है। अध्यक्ष जी, भारत के एक लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में दो सबसे बड़े भागीदार हैं। एक अवाम, 98 करोड़ वो लोग जो मतदान करते हैं, और भारत के राजनीतिक दल जो विशेष तौर के ऊपर उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। अब जब संविधान की संरचना हो रही थी अध्यक्ष जी, तो ये जो सारा लोकतंत्र का ताना बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी चाहिए था। और संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली कि क्या चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होनी चाहिए या अस्थायी संस्था होनी चाहिए। और जब 15 जून 1949 को 1949 जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 289 प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को लेकर, उस पे बोलते हुए शिवबिन लाल सक्सेना जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
for the dissolution of the legislature when a no confidence is passed. So it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the center will not be concurrent. Every time some election or the other will take place somewhere, it may not be so in the very beginning or in the very 5 or 10 years, but after 10 or 12 years, at every moment, some election in some province will be going on. और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है, पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेके 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होके काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा।